नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि एक बड़ी क्लास लाई जाए जिसमें सोशल साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। सोशल साइंस अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन किया गया है, चाहे आपका वो टीजीटी का सिलेबस है, जेबीटी का सिलेबस है या फिर पटवारी का सिलेबस है, सभी में इसको मेंशन किया गया है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी ये सब जो है वो इंक्लूड रहता है। इसमें हम साइंस भी जो है वो थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। जब रिवीजन कर रहे हैं तो हर एक सेक्शन को ही कवर कर लेंगे। अब देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, और सोशल साइंस में हम बड़े डिटेल में जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस जो है वो करेंगे। सोशल साइंस के सेक्शन में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हु प्रिजाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन 1916 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि 1916 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। बोलते हैं लखनऊ में ये सेशन हुआ था। ये जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, लखनऊ का जो सेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट जो था वो कब हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो था ये जो है वो 1916 में ही हुआ था। तो ये पैक्ट भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कब कब किस किसने प्रिजाइड किए, इंपॉर्टेंट वाले रिवाइज करवा देता हूं। 1885 में ये बंबई में हुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। 1886 में ये कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और उसके बाद जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ। 1906 में ये कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो था वो हुआ था। और 1906 के बाद 1907 में जहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसको सूरत सेशन बोला जाता है, सूरत में ये हुआ था। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में जो था ये हुआ था। इसके बाद जो है वो गांधी जी ने कब इसको प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को? तो गांधी जी ने जो है वो बेलगाम में जो है वो इसको प्रिजाइड किया था। और बेलगाम में इन्होंने 1924 में प्रिजाइड किया था। पहली जो भारतीय महिला थी वो 1925 में कानपुर के सेशन को प्रिजाइड करती हैं। सरोजनी नायडू इनका नाम था। तो ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट वाला ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन। तो फ्री इंडिया सोसाइटी लंदन में जो था वो स्थापित की गई थी। ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सावरकर की, तो वी.डी. सावरकर ने जो है वो इसे 1906 में जो था वो स्थापित किया था। अगर हम बात कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की कर लेते हैं यहाँ पर, जो किसके द्वारा और कब कब स्थापित की गई थी, तो 1906 में ही जो था वो स्थापना जो था वो की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर की गई थी? ढाका में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपने। और जब एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन भी बनाया गया था। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन जो था वो कब बनाया गया था? ये 1906 में ही जो था वो बनाया गया था। और इतना सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। देखिए, हम वही डिस्कस करेंगे जो एचपीआरसी के ऑनलाइन एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि यहां से जो है वो हर एक पेपर में 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिक्लेयर्ड दैट आई हैव नॉट बिकम हिज मैजेस्टीज प्राइम मिनिस्टर टू प्रिजाइड ओवर द डिमाइस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से ये किसने घोषणा की थी कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के निधन या फिर उसके पतन की अध्यक्षता करने के लिए महामहिम का प्रधानमंत्री नहीं बन गया हूं? तो ये जो है वो डब्ल्यू.सी. चर्चिल के द्वारा कहा गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो था वो कहा गया था। अब जब यहाँ पर जो है वो विंस्टन चर्चिल की बात हो ही रही है तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को जो था वो अधनंगा फकीर भी बोला था। अधनंगा फकीर मतलब हाफ नेक्ड फकीर जो था वो बोला था। तो कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि महात्मा गांधी जी को जो है वो अधनंगा फकीर किसने बोला था? वो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस टाइम यूनाइटेड किंगडम जो था इसके जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो विंस्टन चर्चिल जो था वो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम हुआ करते थे। 1940 से 45 के दौर के बीच में था ये प्रधानमंत्री रहे थे यूनाइटेड किंगडम के। तो इनके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो विंस्टन चर्चिल ही थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बोर्न डिजीज। तो इनमें से कौन सी जो है वो एयरबोर्न डिजीज है? मैंने कहा था कि साइंस के क्वेश्चन भी बीच में आएंगे। तो एयरबोर्न डिजीज की अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है वो एयरबोर्न डिजीज जो है वो आती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, क्योंकि हमने अभी कल ही पढ़ा है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की बात करते हैं तो ये 24 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की 2025 में थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर।
एग्जाम में जो है वो थीम्स भी पूछी जा रही हैं। तो अगर आप डे 7 की सीरीज उठाकर देखेंगे तो उसमें थीम्स ही हमने सारी इंपॉर्टेंट डेज की डिस्कस की हुई हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द इंसुलिन डिस्कवर्ड, कि इंसुलिन की स्थापना जो था वो कब की गई थी, इंसुलिन की खोज कब की गई थी, स्थापना नहीं खोज होगा। इंसुलिन की खोज 1921 में जो था वो की गई थी। अच्छा, इंसुलिन की खोज की किसके द्वारा गई थी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इंसुलिन जो है वो किसके द्वारा जो है वो डिस्कवर की गई थी। वैसे जब पटवारी का एग्जाम होता था तो उस टाइम ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम कोई ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी नहीं थी जो इसको पेपर को कंडक्ट करवाती थी, परंतु अब एक ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी है जो पेपर को कंडक्ट करवाती है। और इंसुलिन जो है वो डिस्कवर किया गया था एफ बेंटिंग के द्वारा। एफ बेंटिंग का नाम आपने ध्यान रखना है कि जिसने इंसुलिन को जो है वो डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक बेंटिंग जो है वो इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो बोलते हैं कि बायोमास एनर्जी सोर्स का इनमें से जो है वो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम बायोमास एनर्जी सोर्स की बात करते हैं कि इनमें से जो है वो कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं है, तो इनमें से जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी उसका एग्जाम्पल जो है वो नहीं आता है। अगर हम बायोमास एनर्जी की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है वो मिलती है, जैसे कि प्लांट से मिल जाएगी, वुड हो गया, क्रॉप हो गया, रेजिड्यूज जो बच जाते हैं उनसे मिल जाएगी, एनिमल्स जो होते हैं उनके मैन्योर, उनका जो वेस्ट होता है उससे जो है ये मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी। और बायोमास एनर्जी का सोर्स वुड भी हो गया, गोबर गैस भी हो गया, कोल भी हो गया, परंतु न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इसका सोर्स जो है वो नहीं आता है। एग्जाम में जब एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम अपकमिंग है, अगर आप पटवारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं या जेबीटी के लिए वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना। कई बार वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक और वही क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बोलते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानने हेतु बाध्य किया गया है। देखिए संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिससे राष्ट्रपति को जो है मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाधित किया गया है, तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आता है। ये 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसको जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बोला जाता है। इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्टिक सेकुलर वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो था वो किए गए थे। तो कई बार ये पूछा जाता है कि सोशलिस्टिक सेकुलर वर्ड जो प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किए गए थे, वो इसी से किए गए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो क्या किया गया था, 44th से जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको जो था वो रिमूव किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो था वो आता था, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इसको जो है कौन से आर्टिकल में ये आता था और कहाँ पर इसको डाला गया, तो ये आर्टिकल नंबर 31 में आता था। 31 से इसको हटाकर जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A के तहत इसको जो था वो डाल दिया गया। आगे बोलते हैं अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंसिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस दिया गया है, यहाँ पर फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन वुमेन FAOW दिया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन दिया गया है। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर पूछा गया तो MCQ बेस्ड में इंडिविजुअली एक एक कर भी पूछा जा सकता है और इसको एक बार पढ़ लें, याद अगर रहता है तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसकी स्थापना कब की गई थी, इसको एक ऑर्डर में जो है वो आपने अरेंज करना है। सबसे पहले हम नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की बात करते हैं। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया था इसकी स्थापना 1925 में जो था वो की गई थी। उसके बाद जो है वो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ये जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है ये 1927 में जो था वो हुई थी। और उसके बाद बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो था वो कब स्थापित की गई थी, ये 1972 में जो था वो स्थापित की गई थी। और उसके बाद फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो वो 1980 में जो था वो स्थापित किया गया था। जल्दी से मुझे कमेंट कर बताइए कि नेशनल लेवल पर वुमेन डे जो है वो कब मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कब मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल वुमेन डे की कोई स्पेसिफिक थीम नहीं थी, ये मैं आपको बता देता हूं, परंतु इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी, वो थीम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। देखिए ये थीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड
वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ये जो था वो इसकी थीम थी। ठीक है जी, ये आपने जो है वो इसकी थीम ध्यान रखनी है। और ये दोनों डे मनाए कब जाते हैं वो आप कमेंट कर बताएंगे। देखिए, पढ़ने के साथ साथ आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर हम फोकस भी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं मैच यहाँ पर प्रोजेक्ट दिए गए हैं लिस्ट 1 में और मैच लिस्ट 2 में रिवर्स दी गई हैं। यहाँ पर काकापारा, कोयाना और पोचामपद और यहाँ पर सरदार सरोवर डैम जो है वो दिया गया है। आपको इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो मैच करना है कि ये जो है वो कौन कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सरदार सरोवर की। तो सरदार सरोवर तो आपको पता है कि ये नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर जो पोचामपद दिया गया है ये गोदावरी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। कोयाना जो है वो कोयाना नदी के ऊपर ही बना हुआ है। इसको कोबनल नदी भी जो है वो बोलते हैं, CKOVANL, कोबनल नदी भी बोलते हैं। और यहाँ पर काकरापारा दिया गया है, ये तापी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे आप ऑप्शन के हिसाब से तो इसको आप प्रॉपरली मैच भी जो है वो कर पाएंगे। PDF आपको जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उनको टेस्ट सीरीज ग्रुप में सेंड कर दी गई है, वहां से वो प्रैक्टिस भी कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो उन महाद्वीपों का नाम बताना है जो एक दूसरे की मिरर इमेज जो है वो बनाते हैं। तो वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है वो बनाते हैं। अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अगर मैप पर देखेंगे तो लिटिल बिट आपको लगेगा कि एक दूसरे की मिरर इमेज जो है वो बना रहे हैं। आगे बोलते हैं द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज। तो एशिया की जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यांगजे रिवर जो आती है, यांगजे रिवर जो है ये एशिया की लार्जेस्ट रिवर जो है वो आती है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया आती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की जो है वो अमेज़न रिवर आती है और लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर जो है वो आती है। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं ही कैन प्रिजाइड इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ही कैन बी मेंबर ऑफ एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, कि वो संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। ही कैन वोट इन पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट में वोट कर सकता है। देखिए, अगर आप बात अटॉर्नी जनरल की करते हैं तो अटॉर्नी जनरल जो है वो ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही है। और देखिए दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं ही कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी का किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। देखिए, अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो वो किसी भी कमेटी का सदस्य जो है वो हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही दी गई है। ही कैन वोट इन पार्लियामेंट, नहीं, वोट वो नहीं कर सकता, वोट चुने हुए सदस्यों को ही अधिकार है करने का। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं कि उसके पास क्या क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, तो देखिए अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसीडिंग चाहे वो पार्लियामेंट लोकसभा की ही क्यों ना हो उसमें भाग ले सकता है। वो किसी भी कमेटी का मेंबर हो सकता है चाहे वो लोकसभा की ही क्यों ना हो। वो जो है वो लोकसभा में बोल भी सकता है और वो जो है वो लोकसभा में बोल सकता है। और एक बात ध्यान रखना कि एज पर आर्टिकल नंबर 776 अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है वो इंडिया का कहा गया है। तो आर्टिकल नंबर 76 किससे डील करता है वो भी पता चल गया। आगे बोलते हैं हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए भी हैं, अगर आपने नोट किया हो उस टाइम भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो इनको चुन सकते हैं और मेंबर ऑफ राज्यसभा इनको चुन सकते हैं, परंतु लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इनको नहीं चुनते, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी नहीं चुनते। ओनली 1 and 2 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं? अभी जो है वो CP राधाकृष्णन को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया है। और CP राधाकृष्णन जो है वो कौन से नंबर के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं? तो ये जो है वो 15th नंबर के 15वें नंबर के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में पैदल सेना के बोर्ड के प्रमुख जो था वो हुआ करते थे। अगर हम मौर्य साम्राज्य प्रशासन की बात करते हैं तो इसमें जो है वो पदाध्यक्ष हुआ करते थे। पदाध्यक्ष, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब मौर्य साम्राज्य की बात की जाए
मौर्य साम्राज्य की नींव जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था वो मौर्य साम्राज्य की नींव जो था वो रखी थी। इन्होंने जो है वो क्या किया था, इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना जो था वो इन्होंने की थी। मौर्य वंश में ही हम देखेंगे कि इसमें जो है वो बिंदुसार, अशोक, ये सब जो है वो इसमें जो है वो आते हैं। और अगर पूछा जाए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमित्र घात की उपाधि जो था वो किसने धारण की थी, तो वो बिंदुसार के द्वारा जो था वो की गई थी। देव नाम प्रिय कहकर जो है वो किसको संबोधित किया जाता था, ये उपाधि किसकी थी, तो ये अशोक की उपाधि जो था वो हुआ करती थी। ठीक है जी, ये सब आपने जो है वो ध्यान रखना है। मौर्य वंश के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक्स आपको रिवाइज करवा दिया। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ किंग बिंबिसार टू द थ्रोन ऑफ मगधा। तो बोलते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से बोलते हैं कि मगध के सिंहासन के राज्य बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो मगध के जो राजा बिंबिसार थे उनका उत्तराधिकारी कौन था, तो उनका उत्तराधिकारी अजातशत्रु जो था वो हुआ करता था। यहाँ पर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको ये बता रखी है इस साम्राज्य, इस शासन के बारे में कि यहाँ पर जो है बिंबिसार हुआ करता था। बिंबिसार की मृत्यु जो है वो उसके बेटे के द्वारा की गई, अजातशत्रु के द्वारा, और अजातशत्रु को उसके बेटे के द्वारा मारा गया जो कि उज्जैन हुआ करता था। तो इस तरह से यहाँ पर सिनेरियो चला था। आगे बोलते हैं व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन ह्यूमन आई लेंस बिकम थिन। तो बोलते हैं कि जब मानव नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकल लंबाई क्या होती है, साइंस का क्वेश्चन है, वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो बोलते हैं कि कौन सा विटामिन ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जो संक्रमण होता है उसको कंट्रोल करता है, तो उसको जो है वो कंट्रोल करने में विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। विटामिन सी आपने ध्यान रखना है। अगर विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल नाम जो है वो इसका जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आता है। खट्टे पदार्थों से हमें विटामिन सी जो है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो बोलते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है, तो ये 8th 5 ईयर प्लान जो है वो आता है, जिसको लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के रूप से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट डिवैल्यूएशन के बारे में दी गई है कि डिवैल्यूएशन लीड्स टू चीपर इंपोर्ट इन डोमेस्टिक मार्केट, डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट टू द फॉरेन मार्केट, डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट इन डोमेस्टिक मार्केट, और डिवैल्यूएशन रिड्यूसेस द एक्सपोर्ट टू फॉरेन मार्केट। पहले बोलते हैं कि डिवैल्यूएशन जो है वो घरेलू जो मार्केट होती है उसमें जो है वो इंपोर्ट को जो है वो चीप कर देता है, सस्ता कर देता है। डिवैल्यूएशन जो है वो बोलते हैं फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट को महंगा कर देता है, दूसरी स्टेटमेंट में। तीसरी में बोलते हैं कि डिवैल्यूएशन जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो जो इंपोर्ट है उसको महंगा कर देता है, और तीसरे में बोलते हैं कि डिवैल्यूएशन फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट को रिड्यूस कर देता है। डिवैल्यूएशन जो है वो क्या करता है, लीड करता है एक्सपेंसिव इंपोर्ट को, और एक्सपेंसिव इंपोर्ट इन डोमेस्टिक मार्केट में जो है ये लीड करता है। तो डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट इन डोमेस्टिक मार्केट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी उसकी ऊंचाई कितनी थी, लगभग 11 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई जो था वो हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो अलग अलग चीजें मिली, और वो कौन कौन से स्थल पर मिली वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैं कुछ बेसिक रिवीजन करवाऊँ आपको, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आप पढ़ते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में जो था वो की थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ही स्थित है। हड़प्पा में हमें 6 अनागार मिले थे। हड़प्पा में हमें शंख का बना बैल भी मिला था। कांसे का जो है वो एक एक्का और एक दर्पण मिला था यहाँ पर। और अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ पर मृतकों का टिल्ला मिला था। यहाँ पर अनागार कांसे की एक नगन नर्तकी की मूर्ति जो था वो मोहनजोदड़ो में जो था वो मिली थी। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया में भी कुछ हड़प्पन साइट आती हैं, जैसे कि लोथल जो है वो इंडिया में आता है, रोपड़ इंडिया में जो है वो आता है, धौलावीरा जो है वो इंडिया में आता है, धौलावीरा गुजरात में आता है, रोपड़ पंजाब में आता है, लोथल गुजरात में आता है, राखीगढ़ी हरियाणा में जो है वो आता है। तो ये कुछ साइट्स भी आपने बेसिक से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JVT एग्जाम के लिए, HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकें, तो आप जो है वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है और आपकी सक्सेस को इंश्योर करने में जो है ये योगदान जो है वो देने वाली है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आगे बोलते हैं यहाँ पर द ममलूक डेंसिटी वाज एंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, कि ये जो ममलूक राजवंश था इसका अंत किस शासक के द्वारा किया गया था, तो इसका अंत जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो था वो किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम यहाँ पर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही जो था वो की गई थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो है वो शासक कौन बना था, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बना था। जलालुद्दीन ने जो था वो जलालुद्दीन का भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या करता है, इसने जो है वो एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। देवगिरी पर आक्रमण किया था इसने और वहां पर जीत इसने जो था वो हासिल की थी। अब जो है वो अलाउद्दीन को बधाई देने के लिए जलालुद्दीन जो है वो जाता है। जलालुद्दीन को जो है वो छल पूर्वक तरीके से जो है वो मार दिया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा और खुद जो है वो राजा जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से ये राजा बना था। ये बात लगभग 1296 की है, 1296 की जो है ये लगभग बात है और ये आपने ध्यान रखना है। फिर बाद में चलकर चित्तौड़ पर भी जो है वो विजय प्राप्त करने की कोशिश की गई अलाउद्दीन के द्वारा। तो चित्तौड़ पर जो है वो 1303 में जो था वो आक्रमण जो था वो किया गया था, यहाँ पर विजय प्राप्त की गई थी। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी। तो बोलते हैं काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं इन द इंसिडेंट ऑफ काकोरी द मेन कॉन्स्पिरेटर वॉज राम प्रसाद बिस्मिल। तो बोलते हैं कि काकोरी की घटना में मुख्य साजिशकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल थे। और दूसरे में बोलते हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट टुक प्लेस 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती जो है वो 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर जो था वो हुई थी। अच्छा, अगर हम काकोरी कॉन्स्पिरेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको काकोरी कॉन्स्पिरेंसी के बारे में जो है वो बताता हूँ। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी सबसे पहले तो हुई कब, ये ध्यान रखना, ये 1925 में हुई थी, ना कि 1924 में। 1925 में 9 अगस्त को ही ये हुई थी, तो ऑप्शन दूसरी तो गलत हो गई। अब बोलते हैं कि काकोरी कॉन्स्पिरेंसी जो हुई थी ना, इसमें जो डकैती सरकारी खजाने के ऊपर डाली गई थी, इसमें जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उसमें राजप्रसाद बिस्मिल जो था वो आते थे। तो राजप्रसाद बिस्मिल जो है वो मुख्य जो है वो यहाँ पर थे। ऑप्शन पहला जो है वो सही है। इनके अलावा अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहड़ी, ये सब जो था वो प्रमुख थे। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहड़ी को जो था वो फांसी भी दी गई थी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरी गलत है। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं तो बोलते हैं रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, की ये रॉबरी जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर बोला गया है, ध्यान देना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जब आपसे पूछा गया है तो ओनली 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि पहली और तीसरी तो सही थी। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी और स्थापना करने वालों में सचिंद्र सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जो था वो प्रमुख थे। बाद में चलकर इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया गया। तो बदला गया था ये 1928 में। 1928 का ईयर भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो बोलते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन सी आती हैं? गोदावरी, तापी, कृष्णा, नर्मदा, यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। अगर हम ईस्ट की ओर जो नदियां बहती हैं और उन नदियों के बारे में ये जानें कि वो फाइनली जाकर कहाँ पर मिलती हैं, तो ये गोदावरी नदी जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है और ये ईस्ट फ्लोइंग नदी जो है वो आती है। कृष्णा नदी जो है ये भी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग नदी आती है और ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है वो मिलती है। तो ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ जो हैं वो आ जाएंगी। अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करते हैं तो नर्मदा और तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में जो है वो आती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 3 इज करेक्ट।
आगे बोलते हैं पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि झूम खेती का पोडू रूप जो है वो कहाँ पर जो है वो फेमस है। तो पोडू टाइप ऑफ कल्टीवेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में फेमस है। इसका आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए बोलते हैं इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार धैया। बेवार और धैया जो है वो इसको मध्य प्रदेश में जो है वो बोलते हैं। पोडू और पेंडू जो है वो इसको आंध्र प्रदेश में जो है वो बोला जाता है। पामा, धाबी और कोमन और भृंगा इसको उड़ीसा में जो है वो बोला जाता है। कुमारी इसको वेस्टर्न घाट में बोलते हैं। वेल्लेर और वाल्टर इसको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बोलते हैं। खिल इसको हिमालयन बेल्ट में बोलते हैं। कुरवा इसको झारखंड में बोलते हैं और झूमिंग इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है वो बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जरूरी है डाटा सारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड इन 1957, अशोक मेहता कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1977, GVK राव कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1986 और LM सिंघवी कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1987। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कौन सी सही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी ये कब अपॉइंट हुई थी, ये 1987 में ही जो था वो अपॉइंट हुई थी। ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी की, देखिए अशोक मेहता कमेटी जो है ये 1977 में कॉन्स्टिट्यूट जो था वो की गई थी, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है कब सबमिट करती है अपनी, ये 1978 में जो है वो सबमिट करती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। GVK राव कमेटी 1986 की है, LM सिंघवी कमेटी 1987 की है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है वो भी पता चल गया। बोलते हैं द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड टू प्रियम्बल ऑफ इंडिया बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पढ़ रहे थे हम थोड़ी देर पहले ही कि ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो ऐड जो था वो किया गया था, 1970 में जो था वो ऐड किया गया था ना। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1976 की है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आपने ये इस तरह से जो है वो ध्यान रखना है। 1976 वाली ये अमेंडमेंट जो है वो है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मेल इज लिटरेसी रेट अप्रोक्सीमेटली। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों का साक्षरता दर लगभग कितना है, तो वो लगभग 82% जो है वो आता है। आगे बोलते हैं द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड तो दो न्यूरॉन के बीच में जो है वो अंतर को क्या कहते हैं, उसको जो है वो साइनेप्स बोलते हैं। और ये एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ठीक है, ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है HPRC के ऑनलाइन एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को देखना ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बड़े पहले मतलब HPRC की अभ्यास सीरीज में जो है ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है और देखिए एग्जाम में पूछा भी गया। आगे बोलते हैं सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू इट्स pH वैल्यू लाइकली टू बी। तो बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, उसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 10 उसकी pH वैल्यू जो है वो होगी। pH वैल्यू जो न्यूट्रल सॉल्यूशन की होती है वो 7 होती है। अगर 7 से ऊपर मान लो 8 है, 9 है, 10 है तो वो जो है वो बेसिक जो है वो सॉल्यूशन माना जाता है। और अगर 7 से नीचे है, 6 है, 5 है, 4 है तो वो जो है वो एसिडिक जो है वो माना जाता है। तो ये आपने एसिडिक और बेसिक के बारे में ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच इमेज इज ऑन दी बैक ऑफ ₹20 नोट ऑफ महात्मा गांधी सीरीज। तो बोलते हैं ये जो नई महात्मा गांधी की सीरीज जो है वो चली हुई है नोटों की, इसमें बोलते हैं 20 रुपये का जो नोट है, बोलते हैं 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी छवि जो है वो आती है। तो 20 रुपये के नोट के पीछे जो है वो छवि आती है एलोरा केव्स की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए बोलते हैं डिनोमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिनोमिनेशन के बाद कुछ करेंसीज आई, जैसे कि 10 रुपए का नया नोट आया, उसमें सूर्य मंदिर कोणार्क का जो है वो अंकित है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा केव्स हैं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी विद चैरियट है, हम्पी का रथ है। और 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है गुजरात की। 200 रुपए के नोट पे जो है वो सांची स्तूपा है। और 500 रुपए के नोट पे रेड फोर्ट है और इंडिया का फ्लैग है। और बोलते हैं 2000 रुपए का नोट भी हुआ करता था, अब तो खैर प्रचलन में नहीं है। 2000 के नोट पर मंगलयान जो था वो हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इज नॉन फॉर हैविंग एबोलिश्ड द टैक्स ऑन ग्रेन्स। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अनाज पर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो अनाज पर कर को समाप्त सिकंदर लोधी के द्वारा जो था वो किया गया था। सिकंदर लोधी ने जो था वो किया था। अगर हम सिकंदर लोधी की और लोधी वंश की जो है वो बात थोड़ी सी कर लेते हैं। यहाँ पर लोधी वंश की स्थापना किसने की थी और अंत कैसे हुआ था। देखिए लोधी वंश का अंत जो है
वो मुगलों के द्वारा किया गया था। फिर मुगलों ने जो है वो मुगल साम्राज्य की नींव जो था वो रखी थी। परंतु अगर हम बात करते हैं कि इस वंश की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी, इसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और सिकंदर लोधी जो था वो हुआ करता था। सिकंदर लोधी के कार्यकाल के दौरान जो था वो आगरा नगर की स्थापना हुई थी। इसने एक पैमाना चलाया था जिसको गज ए सिकंदरी जो था वो बोला जाता था, तो ये भी ध्यान रखना। और इब्राहिम लोधी जो है वो आया। इब्राहिम लोधी ने पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो लड़ी। पहली लड़ाई जब इब्राहिम लोधी ने मुगलों के साथ लड़ी तो यहाँ पर बाबर से जो है ये पराजित जो है वो हो जाता है, बाबर से ये हार जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज फाउंडर ऑफ बहमानी सल्तनत। तो बहमानी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा जो था वो की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये आपने ध्यान रखना है। बहमानी की स्थापना किसने की थी? वैसे बेसिकली जो है वो एक हसन गंगू जो था वो व्यक्ति हुआ करता था। इसने जो है वो एक उपाधि जो है वो धारण की और ये उपाधि इसने अलाउद्दीन हसन बहमानी शाह की उपाधि जो था वो इसने धारण जो था वो की थी। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो इसने स्थापना जो था वो इसकी की। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम अधिकार है? किसके पास अंतिम अधिकार जो है वो आता है? तो अंतिम अधिकार जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो आता है। हमने एक सीरीज में ये भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही जो है वो होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो चीफ जस्टिस का नाम आप जल्दी से कमेंट कर बताइए। और चीफ जस्टिस अभी बने हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं ये भी आप कमेंट कर बताना। ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि चीफ जस्टिस कौन है और वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस जो है वो बने हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर की सीरीज में। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इंडिया में अगर सिटीजनशिप को एक्वायर करना है तो आप जो है वो बाय बर्थ यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी ले सकते हैं, परंतु बाय रीनंसिएशन यहाँ की जो है वो सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती। दिस इज नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच इज द वाटर बॉडी दैट सेपरेट अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो है वो अलग करने वाला चैनल जो है वो कौन सा है? इनको अलग करने वाला चैनल जो है वो 10 डिग्री चैनल जो है वो आता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो है वो आता है जो अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इंडिया को जो श्रीलंका से स्ट्रेट अलग करती है वो कौन सी स्टेट है? वो पाक स्टेट जो है वो आती है, वो भी ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951। तो बोलते हैं कि 1951 में पहली एशियन गेम्स जो था वो हुई थी। इसमें कितने देशों के द्वारा जो था वो भाग लिया गया था? इसमें 11 देशों के द्वारा जो था वो भाग लिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही कम देशों के द्वारा यहाँ पर जो था वो भाग लिया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। देखिए अलग अलग 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिया में आए। बोलते हैं कि 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि सेल्फ रिलायंस जो है वो लाया जाए, ये जो है वो इसका उद्देश्य जो था वो था, सेल्फ रिलायंस लाना इसका उद्देश्य था। और देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 में आया था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और देखिए पहला जो 5 ईयर प्लान चला वो 1951 से 56 तक चला। ये जो है वो हारोद दोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 में आया। 1956 से जो है वो 1960 तक के 61 तक के चला और ये जो है वो महलोनोबिस मॉडल के ऊपर जो था वो बेस्ड था। तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक आया और ये जो है वो इसको गादगिल योजना भी जो है वो बोला गया। तो गादगिल योजना किसको बोला जाता है? वो तीसरे 5 ईयर प्लान को जो है वो बोला जाता है। ये भी जरूर आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये 5 ईयर प्लान के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए जो बेसिक आपकी किताबों में मेंशन किए गए होते हैं। यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वांटिटी और उनके यूनिट दिए गए हैं। अगर आप HPRC के ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं ना तो देखो यहाँ पर ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाना लाजमी है, क्योंकि उनको मतलब नहीं कि आप TGT आर्ट्स के हैं, उनको मतलब ये है कि सिलेबस क्या है। बस वो सिलेबस को देखेंगे, साइंस वहाँ पर मेंशन की गई है तो 2 4 5 क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन जो है वो साइंस के वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पावर जो है वो दिया गया है। किसके यूनिट इनमें से क्या होते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो दिया गया है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के जो यूनिट होते हैं वो ओम, इसके यूनिट जो है वो होते हैं और ओम को इस तरह से भी जो है वो लिखते हैं। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल करंट दिया गया है। इलेक्ट्रिकल करंट के यूनिट जो है वो एम्पियर ही होते हैं और एम्पियर को A कर जो है वो लिख देते हैं। तीसरे नंबर पर
ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया गया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के यूनिट जो है वोल्ट ही जो है वो होते हैं। और चौथे नंबर पर पावर दिया गया है, पावर के यूनिट जो है वॉट होते हैं, वॉट को डब्ल्यू कर जो है वो लिख देते हैं। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है कि किसके यूनिट जो है वो क्या होते हैं। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। ए का दूसरा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था HPRC की अभ्यास सीरीज में, और ये क्वेश्चन TGT मेडिकल में फिर पूछा भी गया। बोलते हैं कि बाल प्रोटीन से बने होते हैं, ये कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये केराटिन प्रोटीन से जो है वो बने होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आगे बोलते हैं यहाँ पर, विच ट्रीटी फॉर्मली एंडेड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इम्पोज्ड हैवी रिपेरिशंस एंड टेरिटोरियल लॉसेज ऑन जर्मनी। तो बोलते हैं कि किस संधि ने औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया और जर्मनी के ऊपर भारी भरकम जो है वो इसके ऊपर फाइन भी लगाया, और इसको नुकसान भी जो है वो क्षेत्रीय रूप से हुआ था। तो ये वर्सेलिस की संधि हुआ करती थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर हम बात करें कि ये संधि हुई कब थी, तो इसको जो है वो हिंदी में जो है वो वर्साई की संधि भी बोला जाता है, और ये वर्साई की संधि 1919 में जो था वो हुई थी। 1919 में जो था ये संधि हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से लेकर कब तक चला था, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट होता है 1914 में, 1918 तक जो है ये चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में, 1939 में स्टार्ट हुआ था, और 1945 तक जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलते हैं तीतू मूर मूवमेंट दिया गया है, तीतू मीर मूवमेंट दिया गया है, क्या ये वेस्ट बंगाल में 1831 में हुआ था। दक्कन राइट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि दक्कन विद्रोह दिया गया है, क्या ये कारदेह विलेज और पूना महाराष्ट्र में 1875 में हुआ था। पाबना एग्रेरियन मूवमेंट क्या ईस्ट बंगाल में 1873 में हुआ। बरदौली सत्याग्रह क्या गुजरात 1918 में जो था वो हुआ था। हम सबसे पहले से ही स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बोलते हैं तीतू मूर मूवमेंट वेस्ट बंगाल में ही हुआ था 1831 में, इसके करीब ही जो था वो हुआ था। पहली स्टेटमेंट सही है। दक्कन राइट की बात करते हैं, दक्कन विद्रोह की बात करते हैं, तो ये जो है वो महाराष्ट्र के कारदेह और पूना में हुए 1875 में ही ये हुए थे। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, पहली सही है, दूसरी सही है। पाबना एग्रेरियन मूवमेंट, पाबना किसान आंदोलन हुआ था एक, ये ईस्ट बंगाल में ही हुआ था और 1873 में ही हुआ था, ये भी सही दिया गया। बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, परंतु ये 1918 में नहीं हुआ था, ये 1928 में जो था वो हुआ था। तो तीसरी चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीतू मूवमेंट 1831 वेस्ट बंगाल, दक्कन राइट 1875 हो जाएगा, ये महाराष्ट्र के कारदेह पूना में हुए। पावना 1873 ईस्ट बंगाल, और बरदौली गुजरात में हुआ था 1928 में। और एक जो है वो यहाँ पर बकस्त मूवमेंट भी दिया गया है, बिहार का 1936 में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट वाज वन ऑफ अकबर्स की अर्ली मिलिट्री अचीवमेंट इन सेंट्रल इंडिया विच हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। तो बोलते हैं कि मध्य भारत में अकबर की प्रमुख प्रारंभिक सैन्य उपलब्धि क्या थी जिसने उसके साम्राज्य के विस्तार में उसकी हेल्प जो था वो की थी। अगर हम मध्य भारत में बात करें कि इसकी क्या जीत रही थी, तो उसने मालवा के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी वो इसकी एक बड़ी जीत थी। उसके बाद इसने अपना जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड जो था वो किया। अगर हम अकबर की बात करते हैं तो जब अकबर राजा बना था तब वो इस काबिल था ही नहीं कि वो राजा बन सके, क्योंकि वो थोड़ा उम्र में छोटा हुआ करता था। तो उसका संरक्षण करने के लिए बैरम खान को जो था वो अपॉइंट किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है अकबर के कार्यकाल के दौरान 1556 में। 1556 में जो था ये इसमें हेमू की हार जो है वो हो जाती है, परंतु इसमें अकबर की तरफ से जो था वो बैरम खान ही जो था वो लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। फिर जब अकबर थोड़ा बड़ा हो गया तो बैरम खान को संन्यास लेकर भेज दिया गया कि भाई जा तू, अब मैं देख लूँगा। और उसके बाद जो है वो अकबर ने जो सबसे बड़ी जीत की थी वो 1561 में की थी। ये मालवा के ऊपर इसने जीत प्राप्त की थी, मालवा के ऊपर। फिर उसके बाद उसने चुनार के ऊपर भी 1561 में की, गोंडवाना के ऊपर 1564 में की थी। तो इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ बाद में चलकर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो हुआ। फिर अकबर ने जो था वो धर्मों के बीच में भी जो है वो उसने चाहा कि धर्म भी जो है वो एक साथ रहे मिलकर, तो उसने जो है वो इब्दाद खाने की स्थापना करवाई। उसने दीन इलाही नामक एक धर्म संप्रदाय की स्थापना की। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई और अकबर ने इब्दाद खाना स्टार्ट करवाया था। तो इब्दाद खाना जो है वो लगभग
1575 में जो था वो हुआ। 1575 में इब्दाद खाना और दीन इलाही 1582 में। और ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म इब्दाद खाने में जो था ये सभी इसके जो धर्माचार्य हुआ करते थे वो सभी यहाँ पर आमंत्रित किए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स, की वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयज लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज मालवार हिमालय, कि सतलुज और काली नदियों के बीच में जो स्थित हिमालय है उसको मालवार हिमालय बोलते हैं। और आगे बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंडेड फ्रॉम दमन टू गोवा इज नोन एज कोंकण कोस्ट, की पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग दमन से गोवा तक फैला हुआ है उसको जो है वो कोंकण तट जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। और बोलते हैं द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज मालवार हिमालय, नहीं उसको मालवार हिमालय नहीं बोलते, उसको कुमाऊं हिमालय जो है वो बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय उसको बोलते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। नॉर्दर्न पार्ट अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की तो वो जो है वो दमन टू गोवा से एक्सटेंड है, जिसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पर पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही हो गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट, बाकी सही नहीं है। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सार्क हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट ढाका बांग्लादेश। और दूसरे में बोलते हैं कि सार्क वॉज फॉर्म्ड ऑन दिसंबर 8, 1999। देखिए सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। देखिए सार्क का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में जो है वो स्थित है, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर आता है। और 1999 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ये जो है वो सही नहीं है, कोई भी नहीं। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है और 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना जो था वो की गई थी, ये ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं अ सिस्टम बाय विच सोसाइटी रैंक्स कैटेगरीज ऑफ पीपल इन हायरार्की इज नोन एज। तो बोलते हैं कि एक प्रणाली जिसके द्वारा एक समाज एक पदानुक्रम में लोगों को श्रेणियों में जो है वो बांटता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, उसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बोलते हैं, ये इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न आर नोन एज। तो बोलते हैं किसी भी सामाजिक पैटर्न में मान्यता प्राप्त और ऐच्छिक परिणामों को इसके रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है इनको जो है वो किसके रूप में, इनको मैनिफेस्ट फंक्शन जो है वो बोलते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन बोलते हैं। आगे बोलते हैं द सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड। बोलते हैं किसी वस्तु या सेवन का उपभोग करने से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है, तो यूटिलिटी उसको जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यूटिलिटी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डीजल यूज्ड इन हैवी व्हीकल फॉर। तो बोलते हैं कि भारी वाहनों में डीजल इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो है वो हाई पावर होता है और फाइनेंशियल सिक्योर जो है वो होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाई पावर भी होता है और फाइनेंशियल सिक्योर भी होता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। तो सिगरेट लाइटर में जो है वो कौन सी गैसेज जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ पर ब्यूटेन गैस जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है, सिगरेट का जो लाइटर होता है। अच्छा LPG में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, जो आपके घर में सिलेंडर है उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, जल्दी से आप कमेंट कर बताएंगे, यही आपके लिए आज का क्वेश्चन भी है। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको टेस्ट सीरीज ग्रुप पर इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।